तो चलिए आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। तो चलिए बाबू आप सभी के लिए सोशल साइंस का फिर से 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए लेकर आज आ चुके हैं। और ये आप सभी के लिए 30 ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप कह लीजिए कि एग्जाम में एकदम 100% छापने वाला ये क्वेश्चन रहेगा बाबू। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। हम जिस भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं साथी, आप कर लीजिए, यकीनन आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए 30 ऑब्जेक्टिव में से सोशल साइंस के आप कितने ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सही कर सकते हैं साथी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सभी लोग आंसर देते चलिएगा कि सर जी और हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 ऑब्जेक्टिव में से आप सभी लोग का कितना सही हुआ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, आप लोग सभी लोग आंसर दीजिएगा, तभी तो लगेगा नहीं बाबू, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है। जितना हो सकता है ऑब्जेक्टिव कीजिए, ऑब्जेक्टिव का नंबर बढ़ेगा बाबू, सब्जेक्टिव अपने आप आएगा। ठीक है, तो बताइएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। नाविक था, ऑप्शन नंबर बी किसान था, ऑप्शन नंबर सी सैनिक था या दार्शनिक था। तो याद रखिएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से एक क्या था साथी, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा ये एक नाविक था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। चलिए जल्दी से बताइएगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। इटली को, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस को, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड को या ऑप्शन नंबर डी यूनान को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना आप सभी को पता होगा कि किसे कहा जाता है बाबू, यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अफ्रीका को। ठीक है, अफ्रीका को कहा जाता है बाबू, ये याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया था। चलिए जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन नंबर डी एंजल्स ने। तो साथी याद रखिएगा कि वार एंड पीस की जो रचना किए थे उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, कौन हो जाएंगे, लियो टॉल्स्टॉय थे बाबू। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। और जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का कहाँ के थे। कार्ल मार्क्स याद रखिएगा बाबू ये जर्मनी का थे। कहाँ के थे, तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। लेकिन वार एंड पीस की रचना किसने किए थे, तो लियो टॉल्स्टॉय यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए जो रूस था बाबू, ठीक है, तो इसमें जार का अर्थ क्या होता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। रूस को ही रसिया कहा जाता है, तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर बी रूस का सामंत होता है, या ऑप्शन नंबर सी पीने का बर्तन होता है, या पानी रखने का बर्तन होता है साथी। तो आप लोग याद रखिएगा कि रूस में जार का अर्थ होता है बाबू रूस का सम्राट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, और आप सभी लोग बताइएगा कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए जितने भी स्टूडेंट आप लोग कमेंट करते रहिए बाबू कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है, और बताइएगा कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पथ प्रदर्शक, ऑप्शन नंबर बी मसीहा, ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही याद रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिए, घोल के पी जाइए कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। यानी पथ प्रदर्शक इट मीन्स क्या होता है कि पथ को हमारे बताने वाला। ठीक है, पथ को प्रदर्शक मतलब पथ के पे कैसे चलना है साथी, उसको हमारा निर्देश करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, देखिए जेनेवा समझौता, देखिए इसमें लगा हुआ है ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखिए इसमें तो टिक लगा हुआ है बाबू कि जेनेवा समझौता जो हुआ था बाबू वो 1954 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। एकदम जी जान लगा दीजिए, इस बार 450 प्लस आप सभी को लाना है साथी। ठीक है, हम जितना सेट करा रहे कीजिए मन लगा करके। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग के सामने है, 7
51 नंबर क्वेश्चन है और जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था बाबू। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, याद कर जाइए आप सभी लोग, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये तो एकदम भी आई है, इसे स्टार मार्क्स लगाइए और जल्दी से बताइएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो याद रखिएगा बाबू कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दिया गया था ये बारदोली आंदोलन में दिया गया था और ये जो सरदार की उपाधि दिया गया था ये महिलाओं के द्वारा दिया गया था। साथी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बारदोली यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उन सभी का सही आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि कब हुआ था? ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है और साथ ही जल्दी से बताइएगा 30 ऑब्जेक्टिव में आपको एकदम कम से कम 25 से 27 नंबर आपको याद होना चाहिए, करेक्ट आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो वर्साई की संधि यहाँ पर से याद रखिएगा कब हुआ था साथी? तो 1919 में वर्साई की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी छपाई कहाँ प्रारंभ हुआ था? चलिए जल्दी से बताइएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भारत में, बी चीन में, सी जापान में या जर्मनी में। तो देखिए सर्वप्रथम मुद्रण यानी छपाई खाना, प्रिंटिंग प्रेस बोल रहा है बाबू। तो प्रिंटिंग प्रेस आपको पता है ये चीन में हुआ था जहां से कोरोना आया है बाबू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोग बताइएगा कि चीन की राजधानी कहाँ है साथी? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आप सभी लोग बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी आपको बताना है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो देखिए धर्म को समुदाय का मतलब जो धर्म के समुदाय को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं साथी? तो याद रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिए इसको कि सांप्रदायिक उसे कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो व्यक्ति होता है बाबू उसे सांप्रदायिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन साथी धर्म निरपेक्ष किसे कहा जाता है? तो धर्म निरपेक्ष मतलब होता है कि सभी धर्मों को मानने वाला। ठीक है, कि सभी धर्मों को मानने वाला क्या हो जाएगा बाबू? धर्म निरपेक्ष हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, 243 या 244। तो पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 243 में वर्णन है बाबू। कितना में? 243 में वर्णन है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चलिए साथी आप सभी लोग आंसर दीजिए, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा सभी दोस्तों का, सभी का। ठीक है, तो राजनीतिक दलों का जो गठन हुआ था बाबू वो सबसे पहले एकदम याद रख लीजिए कि ब्रिटेन में हुआ था और यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पे एक दलीय व्यवस्था है? भारत में, चीन में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? तो साथी याद रखिएगा एक दलीय व्यवस्था किस देश में है? तो एकदम याद कर लीजिए कि चीन में कहाँ कैसा है जी? तो एक दलीय व्यवस्था। लेकिन भारत में बोलेगा तो यहाँ पे कैसा व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित व्यवस्था है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको याद रखना है बाबू कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है साथी। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, 28 राज्य है। लेकिन बताइए छत्तीसगढ़ तो राज्य है जी, चंडीगढ़ राज्य है, उत्तराखंड, एक मिनट, छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, केरल राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ क्या बाबू?
चंडीगढ़ यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश बोला है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। बिहार की खालिस्तान में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला, मतलब किस बिहार के किस जिला में, ठीक है, लिच्छवी गणतंत्र फला फूला? वैशाली, पूर्णिया, सोनपुर, मधेपुरा, चलिए बताइएगा जी। तो बिहार के यहाँ पे वैशाली जिले में लिच्छवी गणतंत्र क्या हुआ बाबू? फला है, फूला है, बढ़ा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे बाबू वो कौन थे? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे साथी वो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य एक ही था, निर्वाचित सरकार को बदलना, ठीक है। जो निर्वाचित हो गया था, जो सरकार जीत गया था, उस सरकार को हटा करके एक नए सरकार को चेंज करना, और जो काम करेगा उसी सरकार को आप वोट दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए लोकसभा और एक राज्यसभा होता है, ठीक है। तो संसद का गठन बोलेगा तो आर्टिकल 79 में, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का गठन 80 में, अनुच्छेद आर्टिकल 80 में। लोकसभा का गठन 81 में। लेकिन बोला है लोकसभा में निर्वाचित कुल सीटों की जो संख्या होती है साथी वो आपको याद रखना है 545 होती है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है और आप सभी लोग बताइएगा कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। देखिए साथी 3 प्रकार का क्षेत्र होता है, एक कृषि क्षेत्र होता है, एक औद्योगिक क्षेत्र होता है, एक सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल इस मन जो होता है बाबू वो सभी क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औद्योगिक क्षेत्र जो होता है औद्योगिक होगा, और कृषि क्या हो जाएगा? तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो पूछा है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखिए बिहार का जो आय यानी बिहार का जो आय है बाबू इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? औद्योगिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बिहार की आय में सबसे ज़्यादा जो योगदान है बाबू वो सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। क्या है? वो सेवा क्षेत्र का है साथी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह जो अर्थशास्त्री ये मतलब किस अर्थशास्त्री का कथन है बाबू? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो कथन है ये मार्शल का है, ठीक है, जॉन मार्शल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 23 नंबर है कि अभी बता दिए कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र को, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक में रखा जाता है। तो हमको पूछा है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र को, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है बाबू जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? रोहतास का, नालंदा का, सिवान का, शिवहर का? तो याद रखिएगा कि बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है बिहार में, जिला है बाबू, उस जिले का नाम है शिवहर जिला, ठीक है। शिवहर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो गया बाबू इंटरनेशनल व्यापार, ठीक है। इंटरनेशनल व्यापार को संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है उस संस्था का नाम आपको बताना है, ठीक है। विश्व बैंक है,
या ऑप्शन नंबर बी IMF है या UNO है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा उस संस्था का नाम इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो ISO का मुख्यालय जेनेवा, ढाका, न्यूयॉर्क या लंदन में। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, मतलब पेट भरने के लिए हम मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये जो कथन था साथी, वो कथन ये जो था ये महात्मा गांधी का था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है जी? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है साथी वो है गहन सिंचाई। ठीक है, क्या है जी? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, अधिक सिंचाई। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर बी मासिनराम में, ऑप्शन नंबर सी चेरापूंजी में या कोची में। तो सबसे ज़्यादा देश में जो वर्षा होती है वो मासिनराम में होता है। और ये कहाँ है साथी? तो मासिनराम मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऐसा कौन सा जीव है जी? बताइए उसका नाम। तो याद रखिएगा यहाँ पे 30 का आंसर आप सभी को कमेंट में आंसर देना है साथी। आप सभी का कमेंट में आंसर का इंतजार रहेगा साथी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट, एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं साथी। फिर मिलेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ, एक नए सब्जेक्ट, एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन कमेंट करना इसका नहीं भूलेंगे साथी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।